हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी गद्य उद्भव और विकास का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे सेमेस्टर थर्ड में पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को सेमेस्टर फोर्थ में पढ़ते हैं। तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट का है, इसका नाम है हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय और विकास। तो इसके अंदर बेसिकली हमें कहानियों के बारे में पढ़ना है, रेखा चित्र के बारे में पढ़ना है, संस्मरण के बारे में पढ़ना है, निबंध के बारे में पढ़ना है, एकाकी और व्यंग के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड के अंदर हमें 2 कहानियों के बारे में पढ़ना है। पहली है नमक का दरोगा, जिसे लिखा है प्रेमचंद्र जी ने, और दूसरी है मलबे का मालिक, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने। और यूनिट थर्ड में हमें निबंध के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हमें 2 निबंधों के बारे में पढ़ना है। पहला है भाव या मनोविकार, जिसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, और दूसरा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसे लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने। और वहीं अगर मैं बात करूं यूनिट 4 के बारे में, तो इसके अंदर हमें 2 अन्य गद्य विधाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है दीपदान, जिसे लिखा है राजकुमार वर्मा जी ने, और दूसरा है सुभद्रा, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न ही बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और हमें कितने टाइम में पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल आपका 90 मार्क्स का ये पेपर आता है, और इसमें आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, जिनमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हालांकि हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, अथवा मिलेगा कि आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो यूनिट फर्स्ट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि कहानी का मतलब क्या होता है, जो हमारी हिंदी कहानी है उसका क्या मतलब है, और उसका किस तरीके से उद्भव और विकास हुआ उसके बारे में बताइए, यानी उसकी जर्नी के बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हिंदी गद्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी और संस्मरण जैसी विधाएं शामिल होती हैंगी, और इसका जो विकास है वो टाइम के साथ हुआ है। हिंदी साहित्य में काफ़ी सारी कहानियां हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कहानियों की परंपरा बहुत ही पुरानी है। प्राचीन काल से ही कहानियां बोली, सुनी और लिखी जाती रही हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हिंदी कहानी के अर्थ के बारे में, यानी जो कहानी शब्द है उसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कहानी शब्द है ये संस्कृत की कथ धातु से बनाएगा, इसका मतलब होता है कहना। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब लेखक किसी भाव, घटना या विचार को क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि सीक्वेंस वाइज बताता है या बोलता है, तो उसे ही कहानी कहते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कहानी की परिभाषा के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से कहानी को डिफाइन किया है, अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 डेफिनेशन को अपने एग्जाम में जरूर मेंशन करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े और वो आपको अच्छे मार्क्स दें। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी कहानी का विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है, मतलब कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी का प्रोसेस है ये अभी नहीं आया, ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहेगा। कहानी कहने सुनने की परंपरा बहुत ही अधिक पुरानी है। प्राचीन काल से ही मनुष्य कहानियों के माध्यम से, यानी कि स्टोरीज के थ्रू, अपने विचारों को और अपने अनुभव को साझा करता आ रहा है। मतलब उसके जो थॉट्स हैं और उसके जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो उसे कहानियों के थ्रू एक्सप्लेन करता है, शेयर करता है दूसरे लोगों के साथ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए
हम कथा सम्राट प्रेमचंद्र को यदि केंद्र बिंदु माने तो इस आधार पर हम हिंदी कहानी के विकास को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पूर्व प्रेमचंद्र युग, उसके बाद आता है प्रेमचंद्र युग और इसके बाद आता है प्रेमचंद्रोत्तर युग, मतलब कि प्रेमचंद्र जी के बाद का युग, और लास्ट में आता है आधुनिक युग, जिसकी जो स्टार्टिंग है वो 1950 के बाद हुई थी। तो चलिए एक एक करके इन सभी युगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पूर्व प्रेमचंद्र युग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पूर्व प्रेमचंद्र युग है ये हिंदी कहानी का प्रारंभिक दौर था, जिसमें कहानी अभी बाल अवस्था में ही थी, और इस टाइम में हिंदी कहानी का विकास सरस्वती और इंदु पत्रिकाओं से शुरू हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहानियाँ सरल यानी इजी और सीधे संदेश देने वाली होती थी। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद ने ग्राम और रसिया बालम जैसी कहानियाँ लिखी, और वहीं दूसरी तरफ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसकी जो कहानियाँ थी वो थी उसने कहा था, ये काफ़ी अधिक पॉपुलर हुई थी और कला की दृष्टि से काफ़ी अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रेमचंद के युग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद के समय को हिंदी कहानी का गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि प्रेमचंद को कहानी का सबसे बड़ा लेखक माना जाता है। उन्होंने अपनी कहानियों में गांव, समाज और आम लोगों के जीवन को दिखाया था। उनकी पहली जो कहानी थी वो थी पंच परमेश्वर, जो कि उन्होंने 1961 में लिखी थी, और जो उनकी आखिरी कहानी थी वो थी कफन, जिसको उन्होंने 1936 में लिखा था। और उन्होंने टोटल 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी, और उनकी जो फेमस कहानियाँ थी जैसे बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी जो कहानियाँ थी ये काफ़ी अधिक पॉपुलर हुई थी उनके टाइम पर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर भी और काफ़ी सारे जो लेखक थे उन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ लिखी थी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे जयशंकर प्रसाद और विश्वभर नाथ कौशिक, इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी जो कि काफ़ी अधिक पॉपुलर हुई। जैसे कि उन्होंने लिखा बाल विवाह, दहेज, अंधविश्वास जैसी कहानियाँ लिखी थी, जो कि समाज की बुराइयों को दूर करने का एक संदेश देती थी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में, यानी प्रेमचंद के युग के बाद के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 1936 से 1950 तक की कहानियों को, जो कथा है, जो कहानी है, वो जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा में नहीं बल्कि कई दिशाओं में इसका विकास हुआ था, और इस कहानी में कई नए रूप उभर कर सामने आए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आधुनिक युग के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1950 के बाद का टाइम पीरियड था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1950 के बाद की कहानियाँ पूर्ववर्ती कहानियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, काफ़ी ज़्यादा अलग थी। और इस युग में यानी कि इस टाइम में कहानियों का रूप, विषय दोनों ही बदल गए थे। और तो और इस युग में व्यक्ति की मानसिक स्थिति और सामाजिक समस्याओं पर जोर दिया गया था। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई कहानियाँ आंदोलन और इसी टाइम पर शुरू हुई थी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड के जो फेमस लेखक रहे थे, जैसे कि मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और मन्नू भंडारी इस टाइम पीरियड के लेखक रहेंगे। और इस युग की प्रमुख जो कहानियाँ हैं वो है मलबे का मालिक। ये कहानी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसमें व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को दिखाया गया था। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार हिंदी कहानियों का जो विकास है वो समाज और समय के साथ साथ चेंज होता रहा, बदलते रहा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर युग की कहानियों ने अपने समय की समस्याओं, सोच और जीवन को सरल भाषा में व्यक्त किया। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि निबंध, रेखाचित्र और संस्मरण क्या है और इसका किस तरीके से उद्भव और विकास हुआ, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 के अंदर हमें 2 कहानियों के बारे में पढ़ना है। पहली है नमक का दरोगा, जिसे लिखा है प्रेमचंद्र जी ने, और दूसरी है मलबे का मालिक, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें बताना है नमक के दरोगे की कहानी के बारे में, जिसे लिखा था प्रेमचंद्र जी ने। तो इसके साथ ही इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे मुंशी बंशीधर और उनके पिता और पंडित अलोपीविदिन, इनके ये जो मेन करेक्टर हैं, 3 करेक्टर हैं, इन्हीं के बारे में, इनके करेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि इनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी में उस टाइम के समाज में जो भ्रष्टाचार और जो नैतिकता थी उसकी परीक्षा को दिखाया गया है और इस कहानी में ईमानदारी और कर्तव्य के महत्व को दिखाया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कहानी का जो नायक है वो है वंशीधर, जो कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। और वहीं इस दूसरी तरफ जो कहानी में पंडित अलोपदीन है वो भ्रष्टाचार और धन का प्रतीक है और इस कहानी में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को जो गुण है, जो आदर्श है, उन्हें दिखाया गया है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इस कहानी के मूल संवेदना और सार के बारे में, मतलब ओवरऑल इस पूरी कहानी में है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहानी उस टाइम की है जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि बैन लगाया था, जिसकी वजह से लोग नमक का अवैध व्यापार करने लगे थे। ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मुंशी बंशीधर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंशी बंशीधर एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक है जिसे नमक विभाग में दरोगा बनाया जाता है। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुंशी बंशीधर पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है और वहीं दूसरी तरफ पंडित अलोपदीन एक अमीर जमींदार है जो कि नमक का अवैध तरीके से व्यापार करता है। तो इस कहानी में क्या होता है, एक दिन मुंशी बंशीधर पंडित अलोपीदीन को नमक का अवैध व्यापार करते हुए पकड़ लेता है। पंडित अलोपीदीन वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वंशीधर रिश्वत लेने से मना कर देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है और जो मामला होता है वो अदालत तक चले जाता है और पंडित अलोपीदीन अपने धन का प्रभाव दिखाकर कोर्ट से बच जाता है और मुंशी बंशीधर की नौकरी चली जाती है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, पंडित अलोपीदीन वंशीधर की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसका सम्मान करता है और उसे अपने व्यापार में मैनेजर बना देता है। तो ये थी वो पूरी स्टोरी जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो आई होप अब आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इस पूरी कहानी के जो मेन करेक्टर हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स के फीचर्स के बारे में, यानी उनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुंशी बंशीधर के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंशी बंशीधर कहानी का मेन करेक्टर है, वो ईमानदार, आदर्शवाद और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। जब उन्हें नौकरी पर रिश्वत लेने का मौका मिलता है तो वो लालच नहीं करते, वो अपने काम को पूरी निष्ठा और सच्चाई से निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना झेलनी पड़े। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंशी बंशीधर बहुत ही साहसी और निडर व्यक्ति है। एक साधारण दरोगा होने के बावजूद भी वंशीधर ने अमीर और ताकतवर व्यापारी अलोपीदीन के गलत कामों के खिलाफ खड़ा हुआ। वो जानता था कि इससे उसकी नौकरी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंशी बंशीधर को जब नौकरी से निकाल दिया जाता है उसके बाद भी वो निराश नहीं होता, अपसेट नहीं होता। वो अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है और सिचुएशन से डरता नहीं है, जिसकी वजह से वंशीधर की ईमानदारी का असर अलोपीदीन पर पड़ता है। और कहानी के लास्ट में अलोपीदीन उसकी सच्चाई से काफी ज्यादा प्रभावित होकर उन्हें अपने व्यापार का मैनेजर बना देते हैं, जो कि ये बताता है कि मुंशी बंशीधर का जो व्यक्तित्व है वो दूसरे को एक प्रेरणा का रास्ता देता है, यानी कि दूसरे लोगों को मोटिवेट करता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं पंडित अलोपीदीन की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंडित अलोपीदीन बहुत ही अमीर है और उसका समाज में बहुत ही बड़ा रुतबा है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पुलिस और अधिकारी भी उससे डरते हैं। उनका पहनावा और रहन सहन उनकी अमीरी को दिखाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलोपीदीन एक चालाक और व्यावसायिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है, जो कि अपने फायदे के लिए कानून को तोड़ने से घबराता भी नहीं है, हिचकता भी नहीं है।
और इसी के साथ ही वो अवैध तरीके से नमक का व्यापार करता है और पकड़े जाने पर वो बंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता हैगा और सोचता है कि पैसे से वो हर चीज खरीद सकता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मुंशी बंशीधर के पिता के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंशी बंशीधर के पिता साधारण और वृद्ध व्यक्ति थे, यानी बूढ़े व्यक्ति थे, जो कि अपने बेटे को शिक्षित करना चाहते थे और समाज में व्यवहारिक सोच रखने वाला व्यक्ति बनाना चाहते थे। और इसके अलावा वो ऊपरी कमाई और रिश्वतखोरी के जरिए धन की प्राप्ति करने के समर्थक थे। सो आई होप अब आपको नमक का दरोगा की जो पूरी कहानी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसके जितने भी जो करेक्टर थे उनकी जो विशेषता है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि मलबे के मालिक की कहानी का सार लिखिए। और कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलबे के मालिक की कहानी की मूल संवेदना क्या है। और समटाइम्स आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मलबे के मालिक की जो कहानी है उसकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहला हैगा रखा पहलवान और दूसरा है गिनी मियाँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है, यानी कि इनके चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम मलबे के मालिक की कहानी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलबे का मालिक प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही भावुक कहानी है। ये कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को दिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ बदलाव को अपनाना जरूरी है। ये कहानी उन लोगों के बारे में है जो पुरानी चीज़ों और परंपराओं से चिपके रहते हैं, भले ही उनका कोई महत्व ना रह गया हो। तो इसके बाद चलिए इस कहानी के बैकग्राउंड को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उसी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ। आज़ादी की खुशी के साथ विभाजन ने लोगों को गहरे दुख और पीड़ा का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। इस बंटवारे ने लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए और उन्हें अपनों से दूर कर दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो मलबे के मालिक की कहानी की शुरुआत तब होती है जब अमृतसर में भारत पाकिस्तान का मैच होता है। इसी बहाने कई मुसलमान अपना पुराना शहर और घर देखने के लिए पाकिस्तान से भारत आते हैं। इन्हीं में से एक है गनी मियाँ, जो कि अमृतसर के रहने वाले थे। विभाजन के समय दंगों में उनका बेटा चिराग और उनकी पत्नी और बच्चे मारे गए थे। गनी मियाँ ये सब जानते हैं, फिर भी अपने पुराने घर को देखने की चाह उन्हें अमृतसर खींच लाती है। तो कहानी की शुरुआत में गनी मियाँ अमृतसर के बामा बाजार की गलियों में अपने घर को तलाशते हैं। वो देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका है। कुछ जगहों पर नई इमारतें खड़ी हो गई है और दंगों की वजह से कुछ घर खंडर बन चुके हैं। और उसी टाइम पर भटकते हुए गली के मुहाने पर एक युवक मनोरी से मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि मनोरी कभी गनी का पड़ोसी था। तब गनी मियाँ मनोरी को देखकर उसे पहचान लेता है। फिर मनोरी भी उसे पहचान लेता है और उनके हालचाल और यहाँ आने का कारण पूछता है कि आखिर यहाँ पर आप क्यों आए हो। तो गनी मियाँ कहता है कि वो अपने बेटे चिराग और उसकी बीवी और बच्चों से तो नहीं मिल सकता, लेकिन सोचा कि अपने मकान को एक बार जरा सा देख ले। फिर मनोरी उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर कभी गनी मियाँ का मकान हुआ करता था। अब वहाँ पर सिर्फ टूटा फूटा मलबा पड़ा है। मनोरी बताता है कि दंगे के टाइम पर उसके मकान को जला दिया गया था। हालांकि मनोरी गनी मियाँ को ये नहीं बताता कि मकान में आग लगाने से पहले उसके बेटे चिराग को घर से बाहर बुलाकर रखा पहलवान ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और उसके मकान पर कब्जा कर लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि रखा पहलवान वही आदमी है जिस पर गनी मियाँ और उनके बेटा चिराग, इसको पूरा भरोसा था कि दंगे के टाइम पर
रखा पहलवान उनकी मदद करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन रखा पहलवान ने दंगे के समय पर धर्म के नाम पर चिराग और उसके परिवार को मरवा दिया था। हालांकि गनी मियाँ को ये बात कोई बताता नहीं है, जिसकी वजह से इस सच्चाई का कभी भी पता नहीं चलता गनी मियाँ को। गनी मियाँ अंत तक यानी कि लास्ट तक रखे पहलवान पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। तो इसके बाद गनी मियाँ टूटे मकान को देखकर दुखी हो जाता है और जली हुई चौखट पर बैठकर रोने लगता है। इसी बीच गली वालों को ये पता चल जाता है कि गनी मियाँ वापस आ गया है। तो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर गनी मियाँ को सच्चाई का पता चला तो वो रखा पहलवान को नहीं छोड़ेगा। रखा पहलवान और उसका साथी दूर बैठकर ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अंत में वापस जाते हुए गनी मियाँ रखे पहलवान को देखता है और उससे बस एक ही सवाल करता है कि तुम लोगों के रहते हुए मेरे परिवार को क्यों मार दिया गया। तब रखा पहलवान खामोश हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस मकान को पाने के लिए रखे पहलवान ने खून बहाया वो अब सिर्फ बेकार मलबा बन चुका है। वहाँ पर अब इंसान नहीं बल्कि आवारा कुत्ते और कौवे रहते हैं। और स्टोरी के लास्ट में एक कुत्ता आता है और वो रखे पहलवान के होते हुए मलबे पर अपना अधिकार जताता है और गुर्राने लगता है। तो ये दृश्य ये दिखाता है कि उस मलबे पर अब कोई मालिक नहीं है, ना तो गनी मियाँ और ना ही रखा पहलवान। वो मलबा अब सिर्फ बीते हुए समय, उजड़े जीवन और टूटे मूल्यों का प्रतीक है। तो ये कहानी ये दिखाती है कि किस तरीके से विभाजन ने इंसानों का दुश्मन बना दिया। धर्म और स्वार्थ ने मानवता को नष्ट कर दिया। टूटे घरों से ज़्यादा टूटे रिश्ते और टूटे मूल्य इस त्रासदी की असली पहचान है। मलबे का मालिक ये कहानी ये सिखाती है कि अतीत के इस मलबे को पकड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा। नया जीवन और नई मानवता तभी संभव है जब इस मलबे को छोड़ दिया जाए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इस स्टोरी में जो दो मेन कैरेक्टर है गनी मियाँ और रखा पहलवान, इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गनी मियाँ के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गनी मियाँ मलबे के मालिक का मेन कैरेक्टर है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने विभाजन और दंगों की वजह से अपने घर, परिवार और मातृभूमि को खो दिया। वो पाकिस्तान में 7 साल बिताने के बाद बाहर सिर्फ अपने पुराने घर और उस जमीन को देखने के लिए आता है जिससे उसने कभी बड़ी मेहनत से बनाया था। और वो मकान अब किस हालात में है वो देखकर उसे बड़ी दुखी होती है। मतलब उस मलबे को देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने परिवार को याद कर आंसू बहाने लगता है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गनी मियाँ एक बहुत ही मासूम और भला इंसान था। वो किसी के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं रखता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गनी मियाँ का सबसे खास गुण था कि उसने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय और घर के जलने के बाद भी नफरत को अपने दिल में जगह नहीं दी। यहाँ तक कि रखे पहलवान जिसने उसके बेटे को मार था उसको भी गले लगाने की कोशिश करता है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं रखा पहलवान की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रखा पहलवान एक लालची व्यक्ति था। देश के बंटवारे और दंगे का फायदा उठाकर वो अपने पड़ोसी गनी मियाँ के घर पर कब्जा करना चाहता था और इसी रीजन की वजह से गनी मियाँ के परिवार को मार डाला। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रखा पहलवान बहुत ही निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था जिसने गनी मियाँ के बेटे चिराग को घर से बाहर बुलाकर बेरहमी से मार डाला था और उसकी पत्नी और उसको बच्चों को मार डाला था। सो आई होप अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी और इस यूनिट से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। तो कहानी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन इसी कहानी को आपको अपने एग्जाम में किस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारी पीडीएफ में मिलने वाला है। और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यूनिट 3 में हमें निबंध के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हमें 2 निबंधों के बारे में पढ़ना है। पहला है भाव या मनोविकार, जिसको लिखा हैगा रामचंद्र शुक्ल ने, और दूसरा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसे लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने। और वहीं अगर मैं बात करूं यूनिट 4 के बारे में तो इसके अंदर हमें 2 अन्य गद्य विधाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है दीपदान, जिसे लिखा हैगा राजकुमार वर्मा जी ने, और दूसरा है सुभद्रा, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे सिंपली यही पूछा जा रहा है कि दीपदान एकाकी का कथा का सार लिखिए। तो अपने आंसर को लिखने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दीपदान एकाकी क्या था, ये स्टोरी में हुआ क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपदान डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध एकाकी है जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बेस्ड है। ये एकाकी चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह से जुड़ी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर बेस्ड है। इस एकाकी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भारतीय को प्रेरित कर उनके हृदय में देश प्रेम और कर्तव्य की भाव का विकास करना है। तो चलिए हम इस दीपदान एकाकी की कहानी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और दूसरे थे कुंवर उदय सिंह। विक्रमादित्य को सिंहासन पर उत्तरदायी बनने में कोई रुचि नहीं थी, यानी उसे इंटरेस्ट नहीं था कि वो राजा बने। इसीलिए चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका छोटा पुत्र उदय सिंह उत्तराधिकारी था। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा की ये इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह राज की गद्दी संभाले। लेकिन महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर उदय सिंह को मारकर खुद ही राजा बनना चाहता था। तो बनवीर खुद राजा बनना चाहता था, इसीलिए बनवीर ने विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र योजना बनाई, यानी कि प्लानिंग की। बनवीर ने अचानक महल में दीपदान उत्सव का आयोजन किया जो कि एक धार्मिक और मनोरंजन के लिए मनाए जाने वाला उत्सव था, यानी एक फेस्टिवल था। लेकिन इस उत्सव को मनाने के पीछे बनवीर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो विक्रमादित्य और उदय सिंह की हत्या करना था। सभी लोग दीपदान उत्सव में व्यस्त थे, यानी बिजी थे, और इसी का फायदा उठाकर बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उसके बाद वह उदय सिंह को भी मारना चाहता है। तो यहीं पर एंट्री होती है पन्नाधाय की। तो मैं आपको बता दूं कि पन्नाधाय उदय सिंह का पालन पोषण करती है और उसकी रक्षा के लिए सदैव चिंतित रहती है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पन्ना बनवीर के अचानक महल में दीपदान उत्सव मनाने के पीछे का जो मेन प्लानिंग है, यानी जो षड्यंत्र है, उसे भांप लेती है। इसीलिए उदय सिंह के लाख कहने पर भी पन्ना उदय सिंह को दीपदान उत्सव में नहीं भेजती है। तो इसके बाद एंट्री होती है शामली की। तो मैं आपको बता दूं कि शामली जो कि पन्ना की एक भरोसेमंद दासी है, वो पन्ना को सूचित करती है, यानी कि इन्फॉर्म करती है कि बनवीर ने उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वो उदय सिंह को मारकर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता है। तो इसके बाद एंट्री होती है कीरत बारी की। तो मैं आपको बता दूं कि कीरत बारी महल में झूठे पत्थर उठाने का काम करता है और वो राजा के परिवार का भरोसेमंद नौकर है। तो मैं आपको बता दूं कि जब पन्ना कीरत बारी को ये बताती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वो उदय सिंह को मारकर चित्तौड़ का राजा बनना चाहता है, तो कीरत बारी ने उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना के साथ एक प्लानिंग बनाई, एक योजना बनाई। तो इस टाइम पर कीरत बारी क्या काम करता है कि कीरत बारी पत्थरों के नीचे उदय सिंह को सुलाकर उसे सुरक्षित सेफली महल से बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से पन्नाधाय उदय सिंह को छिपाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है और उदय सिंह के स्थान पर उसके पुत्र चंदन को सुला देती है। तो मैं आपको बता दूं कि चंदन पन्नाधाय का ही बेटा था। तो कुछ इस तरीके से पन्नाधाय अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान दे देती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पन्नाधाय अपने बेटे चंदन से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब देश की रक्षा की बात आती है तो वो अपने बेटे का बलिदान देने में संकोच नहीं करती, यानी सोचती नहीं है और इस टिपिकल डिसीजन को ले लेती है। और तो और वो अपने व्यक्तिगत सुख को छोड़कर राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे ऊपर खड़ी रहती है। सो आई होप अब आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं पन्नाधाय के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पन्नाधाय बहुत ही साहसी और बहुत ही मजबूत महिला है। उसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत और समझदारी से काम लिया। पन्नाधाय अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पन्नाधाय देश की रक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत रिश्तों और सुखों का बलिदान करने को तैयार रहती है। वो अपने बेटे का बलिदान करती है क्योंकि वो मानती है कि राष्ट्र की रक्षा करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो मैंने आपको ये पूरी स्टोरी समझा दी और इसके जो मेन कैरेक्टर है उसके चारित्रिक विशेषताओं को भी बता दिया। तो अब आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस स्टोरी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, वो प्रॉपर आंसर आपको हमारे नोट्स में मिलने वाला है। और नोट्स का लिंक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए नोट्स को डाउनलोड कीजिए और आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे जाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है हिंदी गद्य उद्भव और विकास का। और मैं आपको बता दूं कि हमारे नोट्स के अंदर यहाँ पर मैंने आप सभी को वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी और आप इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक, जिससे कि आप हमारी सारी की सारी पुरानी और नई वीडियोस को इजीली वॉच कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिससे कि एसवाईएल से रिलेटेड, DU एसवाईएल से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और यहाँ पर मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस कि आपको कितने यूनिट्स को पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है, कितने नंबर का पेपर आता है आपको पता चल जाएगा, पूरा एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि हर एक यूनिट के हमने 1 से 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किएंगे, जिससे कि जो हमारे नोट्स है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। जैसे कि आप देख सकते हो काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है और सारे के सारे यूनिट्स में कवर होती है। और हर एक यूनिट के जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गएंगे, ये यूनिट सेकंड है, इसके भी जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे टाइप्स के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको एक ही PDF के अंदर मिलने वाले हैं। और इसके जो आंसर है आप खुद भी पढ़ सकते हो काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज में, काफी ज्यादा मेहनत करके हमने इस नोट्स को बनाया। और अगर आप इस नोट्स को पढ़ के अपने एग्जाम में जाते हो और इन्हीं आंसर्स को लिखते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारी वीडियोस को अपने 1 से 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।